वेलकम गाइस, नर्सिंग अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी वीवीआई होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास होने वाली है और यह क्लास आपकी अंतिम यहाँ पे क्लास होगी। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जाए। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए हिट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो इसे रीड करते हैं। जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? जीन। यानी क्या जीन जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, या फिर कोशिका, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर जीव द्रव्य। तो बात करते हैं कोशिका की। कोशिका क्या होता है? ये सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये तो सबको पता है, मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि कोशिका होगा जीवन का भौतिक आधार, बट नहीं। किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार। अब बोलेगा कुछ बच्चा कि क्यों बोलते हैं, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसे जीवन का भौतिक आधार क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये एक मधा तरल होता है। क्या होता है? मधा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। और इस मधा तरल पदार्थ को कई नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं, द्रव्य कला भी बोल सकते हैं, या फिर केंद्रक द्रव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सबसे पहले कोशिका यानी सेल के बारे में किसने बताया था? तो चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला? स्लाइडन, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है स्वान एंड फोर्थ है डार्विन। जल्दी से इसका आंसर करो। किसने बताया था सबसे पहले सेल के बारे में? तो किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि सेल जो है वो एक हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे? मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका संरचना है, ठीक है। और इन्होंने ये कब बताया था कि सेल के बारे में कब बताया था? तो 1665 में। किसमें? 1665 में बताया था, ठीक है। कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया था, ठीक है। उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। किसने दिया था सर्वप्रथम कोशिका का पता? तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इजी है, बट एक बार रिवीजन कर लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड क्या है? लाइसोसोम, थर्ड क्या है? केंद्रक, और फोर्थ क्या है? कोशिका द्रव्य। तो आप सभी को पता है कि पावर हाउस किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं गाइस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहा है, ठीक है। इन चारों में से कौन है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता हो कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो पाया जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जो कि आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका को। दूसरा क्या है? पर्णहरित। तो ये भी दोनों में डिफरेंस होता है। पर्णहरित भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अलग अलग होता है। सेंट्रियोल की बात कर लो तो सेंट्रियोल भी क्या होता है? ये भी एक दूसरे में, एक में प्रेजेंट होता है, एक में एब्सेंट होता है। तो प्लांट की बात कर लो तो प्लांट में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल, और एनिमल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस कोशिकांग को यहाँ कथा नहीं होगा, आत्महत्या होगा। ठीक है, ये कथा को इरेज कर देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लो। ठीक है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है, हत्या होगा। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, राइजोसोम को या लाइजोसोम को या फिर रिक्ता को या फिर सेंट्रोसोम को। तो किसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली? तो आप लोगों को पता हो कि किसको बोला जाता है, लाइजोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइजोसोम जो है ना एक कोशिकांग है। क्या है बच्चों, एक कोशिकांग है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोई भी कण हो या पदार्थ हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, ठीक है, सूक्ष्म क्या हो, जीव हो, इन सभी को क्या करता है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कर देता है। अब किसके द्वारा ये नष्ट करता है, तो इसके अंदर ना विकार होता है। क्या होता है, विकार होता है, जैसे हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इसके आवरण किसी जैसे कि कण के या फिर पदार्थ या फिर सूक्ष्म जीव के आवरण को क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, और उसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। समझ में आ गया कि क्यों बोलते हैं इसको आत्महत्या की थैली? क्योंकि ये क्या करता है, जिसका काम नहीं होता, जैसे कण हो, पदार्थ हो या सूक्ष्म जीव हो, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, किसके द्वारा, किसके कारण, तो विकार प्रेजेंट होता है, उसके कारण ये क्या करता है, इन सभी को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, चलो आज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। द्विगुणित कुंडली यानी डबल स्टैंडर्ड का पता किसने लगाया था, किसने बताया था। ठीक है ना, कि डीएनए क्या होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सपोज जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये 5 स्टैंड होता है, ये 3 स्टैंड होता है। तो जो 5 स्टैंड होता है उसका लास्ट 3 स्टैंड पे होता है और जो 3 स्टैंड होता है उसका लास्ट 5 स्टैंड पे होता है। ठीक है, ये सब नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वॉटसन एंड क्रिक। सेकंड क्या बोल रहा है, स्लाइडेन एंड स्वान। थर्ड क्या बोल रहा है, रॉबर्ट हुक। एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, जॉर्ज मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, और कब बताया था, अगर कोई पूछ ले कि कब बताया था, तो कब बताया था, 1953 में इन्होंने डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डीएनए का प्रमुख कार्य है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, डीएनए का फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, उसका कार्य क्या होता है। तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या डीएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है, या फिर कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया करता है, या फिर कोशिकीय परिवहन की, या फिर आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो ये सबको आंसर पता होगा कि डीएनए का वर्क फंक्शन क्या होता है। तो ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है, संचालन करता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है ना, और इसे हेरिडिटी कैरेक्टर ही बोल सकते हो। जैसे जो गुण पिता में पाया जाता है वो उसके बच्चे में पाया जाता है, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम होता है। ठीक है, तो उसके 100% गुण तो नहीं, लेकिन 50% गुण सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका काम प्रमुख कारण पता चल गया, कार्य क्या है, ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति में। सेकंड बोल रहा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड क्या बोल रहा है, कोशिका द्रव्य में। फोर्थ क्या बोल रहा है, राइबोसोम में। जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग कॉमेंट में। इसका आंसर सबको पता होगा कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी जो बच्चे ने सी दिया उसका 100% करेक्ट है। ठीक है, कि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात कर रहा है, वो किसे कहा जाता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लैंडमार्क को, या फिर डार्विन, या फिर मेंडल, या फिर अरस्तु। किसे बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो सबको पता है किसे बोला जाता है, मेंडल, यानी इसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका भी आंसर्स दे दो आप लोग, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्या दिया था, फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब चलो आप लोग एक बताओ कि इन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया था वो कितना दिया था, तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो कि कितना दिया था और कौन कौन दिया था। तो मैं रिपीट करती हूँ कि 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था इन्होंने। पहला जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट था, ठीक है। और इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पता किया था, मतलब बताया था हम लोगों को, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टर फादर से उसके ऑफ स्प्रिंग में जाता है, पेरेंट जीन से उसके ऑफ स्प्रिंग में जाता है, ठीक है। इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी का पिता या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी लिख दो आप लोग। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या, यानी क्रोमोजोम पूछ रहा है, ह्यूमन में क्रोमोजोम पाया जाता है, गुणसूत्र की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कितना पाया जाता है, इसका आंसर सबको पता है, नो डिस्कशन, 46 पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों, 46 पाया जाता है ह्यूमन में, ठीक है। चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से मनुष्य में होने वाली अनुवांशिकी रोग, यानी क्या बोल रहा है कि अनुवांशिकी रोग की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, यानी फादर को अगर है तो वो उसके ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों को भी होगा, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है, वंध्यता, सेकंड क्या है, हेमोफीलिया, एंड थर्ड क्या है, टर्नर सिंड्रोम, और उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता हो कि वंध्यता जो होता है वो भी एक क्या है, जेनेटिकल डिजीज़ है, यानी अनुवांशिकी रोग है। हेमोफीलिया भी है, जेनेटिकल डिजीज़ है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है ये डिजीज़। टर्नर सिंड्रोम भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो ये तीनों क्या है, वो आपका अनुवांशिकी रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ओके। ये क्योंकि ये तीनों क्या है, एक अनुवांशिकी रोग है। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सबसे सिंपल है, जल्दी से इसका आंसर करो। लड़का पैदा होगा जब उसका क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, क्या XX के फॉर्म में होगा तो लड़का पैदा होगा, या फिर XX होगा, या फिर XY होगा, या फिर YY होगा। तो आप सभी को पता है कि XY जिस गुणसूत्र होता है तो उस समय किसका क्या पैदा होता है, लड़का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर XX क्रोमोजोम रहे तो उस समय क्या पैदा होता है, तो वो लड़की पैदा होगी, ठीक है। जब गुणसूत्र क्या हो, XX हो, तो क्या होगी, गर्ल यानी लड़की पैदा होगी, ठीक है। चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हेमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में, अभी मैंने ऊपर में बताया था क्वेश्चन में कि हेमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। अब उसी रोग के बारे में हम यहाँ, तो आपसे क्या यहाँ बात कर रहा है, हेमोफीलिया के बारे में बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हेमोफीलिया से ग्रसित है तो उसको क्या होगा। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। आयरन की कमी से होती है हेमोफीलिया, इसका आंसर कमेंट में लिखो। सेकंड ऑप्शन क्या है, बोल रहा है रक्त का बहना बंद नहीं होता है, यानी जिस व्यक्ति में हेमोफीलिया होती है क्या उसका रक्त बहना बंद नहीं होता है, या फिर रक्त बनता ही नहीं है, या फिर उसमें ब्लड बनता ही नहीं है। रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है। तो जल्दी से बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को हेमोफीलिया होता है तो उसका लक्षण क्या होगा, उसमें क्या ऐसा होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति को हेमोफीलिया हो जाता है तो उसका रक्त बहना बंद नहीं होता है, यानी अगर गलती से भी उसका हाथ कट जाता है तो उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, उसका रक्त बहते रहता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें ना, और ये होता किसकी कमी से है, तो ब्लड प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों? हेमोफीलिया ब्लड प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और इस ब्लड प्रोटीन को एक और नाम दिया गया है बायोटर्म में, उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर कहीं क्लॉटिंग फैक्टर लिखा हो तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रोटीन की कमी से। अगर क्वेश्चन में पूछे कि हेमोफीलिया किसके कारण होती है, तो क्या बोलोगे? ब्लड प्रोटीन के कमी के कारण हेमोफीलिया बीमारी होती है। और इसका लक्षण क्या है कि अगर हाथ पैर कटता है तो उसका रक्त जल्दी बहना बंद नहीं करता है, ठीक है, बहते रहता है। चलो, तो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, चलो उसे पढ़ते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? किसने किया था? यहाँ साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन क्या है? जगदीश चंद्र बोस, या फिर वाटसन, या फिर हरगोविंद खुराना, या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो जल्दी से इसका आंसर करो, किसने किया था कृत्रिम जीन का निर्माण? तो बच्चों, हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कृत्रिम जिन का निर्माण किया था, ठीक है। और उसके 4 साल बाद इन्होंने ये भी पता लगाया था कि इन्होंने 4 साल बाद क्या बताया था बच्चों, कि ये एक कृत्रिम जिन के एक कोशिका के भीतर रखने में इनको कामयाबी भी हासिल हो गई थी, ठीक है। और इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? क्या बोल रहा है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? चार्ल्स डार्विन, सेकंड क्या है? लैंडमार्क, थर्ड अरस्तु, और हरगोविंद खुराना। तो आंसर बताओ कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादक कौन था? तो ये सबको आंसर पता है कि कौन था, वो चार्ल्स डार्विन था। कौन था बच्चों? चार्ल्स डार्विन था। इन्होंने क्या दिया था? डार्विन लॉ दिया था, डार्विन थ्योरी दिया था। इनके थ्योरी का मेन लाइन अगर एक लाइन में बोले डिफाइन करने के लिए, तो उनका लाइन था कि जो सर्वाइव करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। जैसे कि डायनासोर्स विलुप्त हो गया, ठीक है ना, तो इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि ह्यूमन में चेंजेज आते हैं, हर एक चीज़ में चेंजेज आएंगे, ठीक है। तो जो उस कंडीशन में ढल जाएगा वही आगे तक सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? क्या पूछ रहा है आपसे? मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? किस लिए? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे को लिया था? तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? मटर, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? डहेलिया, थर्ड क्या बोल रहा है? सरसों, और फोर्थ क्या बोल रहा है? गेहूँ। तो आप सभी को पता है कि मेंडल ने कौन सा पौधा लिया था? मटर, ठीक है। कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था। अब क्यों लिया था, इसका रीज़न भी बता दो कि क्यों लिया था। जल्दी जल्दी कमेंट में जितना लिख सकते हो उतना लिखो। तो देखो बच्चों, ये इसलिए लिया गया था क्योंकि सबसे इजी था कि ये जल्दी मिल जाता था, कहीं भी उपलब्ध रहता था, ठीक है, आसानी से इनको उपलब्ध हो जाता था। ये 1 साल में कई बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट पे तो एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं, बहुत सीज़न में लगाए जाते हैं, तब जाके एक्सपेरिमेंट एक सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक पौधा लगा दिए उसी पर सारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये साल में कई बार लगा सकते थे, तो इसलिए भी इन्होंने इसको लिया, ठीक है ना। इसके फूल जो थे वो बड़े आकार में थे, तो उसमें जो भी चेंजेस हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो ये सब उनको मतलब अच्छे से देख पाते थे। फूल का कलर कैसा आया, ठीक है ना, पॉड का कलर कैसा, शेप एंड साइज़ कैसा था, तो ये सब आसानी से वो देख पाते थे। अब कौन सा पेड़ लंबा हुआ, कौन सा पेड़ छोटा हुआ, एक पौधा तो लगाते नहीं थे, ज़्यादा पौधे लगाते थे, ठीक है ना। तो उसमें वो क्या कैरेक्टर ढूंढते थे कि कब पौधा लंबा हुआ, कब पौधा छोटा हुआ, कैसे मतलब किस किस पौधा का क्रॉस करवाएं तो कैसा पौधा निकला, ठीक है। तो इन्होंने सारा चीज़, इन्हें तो सब कुछ देखना था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस पौधों पे, तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधों को लिया। अब आप सभी को समझ में आ गया कि क्यों इन्होंने मटर को चुना था। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट
प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, एक वर्णाद नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, इसे आप लोग सही कर लेना। इसे हम वर्णध बोलते हैं, ठीक ना, वर्णधता बोल दो या फिर वर्णध बोल दो, ठीक है। ये एक बीमारी है, क्या है, एक रोग है, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि एक वर्धन व्यक्ति किस रंग का पहचान नहीं करता, यानी जिस व्यक्ति को वर्णधता बीमारी रोग हो जाता है वो किस किस रंगों में फ़र्क भेद नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, ठीक है, या फिर भेद नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, लाल पीला, हरा नीला, लाल नीला, लाल हरा। तो आप सभी को पता है कि ये जो बीमारी होता है वो किस में पाया जाता है, जिस व्यक्ति में जीन एक्स लिंक होता है ना, एक्स लिंक होता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, उस व्यक्ति में वर्णधता एक बीमारी है जो कि पाया जाता है और ज़्यादातर ये पुरुषों में पाया जाता है। ज़्यादातर ये बीमारी किस में पाया जाता है बच्चों, पुरुषों में पाया जाता है। और इस बीमारी की अगर कैरियर यानी वाहक की बात कर ले कि इस बीमारी की वाहक कौन होती है, तो वो एक महिला होती है, ठीक है। तो और इसके बारे में बताया किसने था सबसे पहले, तो होरोनर ने बताया था। और कब बताया था, तो 1876 में, ठीक है, इस बीमारी के बारे में बताया था। तो ये किन किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं ऐसे बीमारी वाले व्यक्ति, ऐसे रोग ग्रसित व्यक्ति, तो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, लाल हरा अंधापन, ठीक है। इस बीमारी का एक और नाम है लाल हरा अंधापन। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस संघ के जीवों को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। क्या बोल रहा है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर जंतु कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा संघ है, प्रोटोजुआ। कौन सा संघ है बच्चों, प्रोटोजुआ, ठीक है। इस संघ पर क्या किया जाता है, उसको जंतु कहा जाता है, ओके।